हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था आरएनए के बारे में। आरएनए की जो जनरल प्रॉपर्टीज उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसके कुछ टाइप्स होते हैं। अगर हम देखते हैं इसके जो मेन अगर टाइप देखें तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है जेनेटिक आरएनए, दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। टू मेन टाइप्स। दो इसके मेन टाइप होते हैं, एक तो होता है जेनेटिक आरएनए, दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। फर्स्ट वन इज जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए। देखिए जेनेटिक आरएनए का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो आरएनए है वो क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आज के डेट में जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है एक्चुअल में क्या, डीएनए। आरएनए आज की डेट में जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एक टाइम पे होता था। आरएनए इज प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आज की डेट में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डीएनए होता है, न कि आरएनए। लेकिन आज के डेट में कुछ वायरस अभी भी ऐसे मिलते हैं जिनके पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो जो जेनेटिक आरएनए है ये मिलता है केवल कुछ वायरसेस के अंदर, ओनली इन फ्यू वायरसेस। ओनली इन फ्यू वायरसेस। देखिए आरएनए मिलता सबके अंदर है। हम लोग के अंदर आरएनए मिलेगा, प्लांट के अंदर होगा, एनिमल के अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर होगा। लेकिन हम लोगों के अंदर या प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जो भी आरएनए है वो जेनेटिक आरएनए नहीं है, वो क्या है, नॉन जेनेटिक। क्योंकि हम लोग के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, एक्चुअल में डीएनए है। तो ये जो जेनेटिक आरएनए है किसमें मिलता है, ओनली इन फ्यू वायरसेस। इनको हम बोल देते हैं राइबो वायरस। ऐसे वायरस जिनके पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, राइबो वायरस। तो ये तो काफी कम केस में आपको मिलेगा। ज्यादातर जो आरएनए है वो कैसा होता है, नॉन जेनेटिक। सेकंड वन इज नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जेनेटिक आरएनए, मतलब जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल न हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, तो उनका जो आरएनए है वो कैसा हो जाएगा, नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो सभी के अंदर मिलता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट इन all living organisms। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब यह है कि जो मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो आरएनए है वो कैसा होता है, नॉन जेनेटिक। हमारे अंदर भी जो आरएनए है वो कैसा है, नॉन जेनेटिक। जो जेनेटिक आरएनए है वो मिलता है केवल कुछ वायरस के अंदर। तो ज़्यादातर आपको मिलेगा नॉन जेनेटिक आरएनए। अभी जो नॉन जेनेटिक आरएनए है इसके भी एक्चुअल में टाइप होते हैं। इसके जो है इसके होते हैं मेनली थ्री टाइप्स। इसके तीन टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स। इसमें एक तो होता है आर आरएनए। आर आरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। सेकेंड वन इज टी आरएनए एंड थर्ड वन इज एमआरएनए। इसके होते हैं तीन टाइप, आर आरएनए, टी आरएनए एंड एमआरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। ये तीनों जो टाइप है किसके टाइप है, ये नॉन जेनेटिक आरएनए के। तो इसी को हमें डिस्कस करना है। देखिए ये तीन खैर मेन टाइप है, इसके अलावा कुछ और जो आरएनए है वो भी हमें मिलते हैं। जैसे एक होता है एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसके अलावा एक होता है एससी आरएनए। एससी आरएनए मतलब स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। तो कुछ स्पेशल टाइप के वो आरएनए भी होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप जो है आरएनए के वो हुए तीन टाइप के, आर आरएनए, टी आरएनए एंड एमआरएनए। तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
पहले हम स्टार्ट करेंगे आरआरएनए के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, या इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए, तीनों जो आरएनए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल आरएनए है वो कौन सा होता है, आरआरएनए, मोस्ट स्टेबल आरएनए। मोस्ट स्टेबल आरएनए, इट इज मोस्ट स्टेबल आरएनए। देखिए ऑब्वियस सी बात है, वैसे अगर हम कंपेयर करते हैं आरएनए को डीएनए के साथ में तब तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर हम केवल आरएनए में कंपेयर करते हैं तो आरएनए जो भी है, मतलब आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, इनमें से तीनों में से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन होता है, आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। एंड तीनों में से सेल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता भी कौन है, आरआरएनए। टोटल जो आरएनए है उसका ये होता है करीब 80%, 80% ऑफ टोटल आरएनए। मतलब तीनों आरएनए में से सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी मिलती है सेल के अंदर वो किसकी मिलती है, आरआरएनए की। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता भी है। अब देखिए बात याद है कि स्टेबल के लिए अगर किसी न्यूक्लिक एसिड को स्टेबल होना है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना ले, जैसा हमने देखा था डीएनए के बारे में। जो डीएनए है, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। स्टेबल होने के लिए उसने क्या किया, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके साथ में वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो एक तो तरीका ये है कि अगर न्यूक्लिक एसिड को स्टेबल होना है तो वो प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेगा एंड क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि वो जो न्यूक्लिक एसिड है अपना जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरह से बना ले जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। जैसे डीएनए का एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंड की वजह से जो डीएनए है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये दो तरीके होते हैं न्यूक्लिक एसिड के पास में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या तो वो प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना ले या अपना जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से कर ले कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब देखिए सिंपल सी बात ये, खैर जो आरएनए है वो तो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। वो तो कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हमें जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वही मिलते हैं, लेकिन मेनली जो आरएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है। मैंने बस आपको ये बताया है कि किस तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है वो अपने आप को स्टेबल बना सकता है। अब इसमें तो दो तरीके थे। पहला क्या था कि प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना ले, दूसरा क्या था कि अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से कर ले कि वो स्टेबल हो जाए। जो आरआरएनए है इनमें से करता है पहले वाले काम को। मतलब जो आरआरएनए है ये कुछ प्रोटीन के साथ में मिलकर बना लेता है कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोल देते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, या उसी का जो कॉमन नेम है वो क्या है, राइबोसोम। देखिए राइबोसोम का मतलब क्या है, राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। देखिए आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इनका कॉम्प्लेक्स बनता है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इनका जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, या इसी का जो कॉमन नेम है इसी को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, राइबोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो जो आरआरएनए होता है ये हमेशा एक्चुअल में राइबोसोम की फॉर्म में मिलता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन या राइबोसोम की फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये स्टेबल होता है इस वजह से, क्योंकि इसने क्या किया, प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया, इस वजह से ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि तीनों आरएनए में से सबसे ज्यादा जो स्टेबल आरएनए है वो कौन सा होता है, आरआरएनए होता है। तो ये मिलता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्म में। अब बात आती है इसके सिंथेसिस की, कि भाई इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है और किससे होता है। देखिए जो भी आरएनए होते हैं, जो भी नॉन जेनेटिक आरएनए है, इनका जो सिंथेसिस है वो होता है किससे, डीएनए से होगा। जो डीएनए है उसका होता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। अब ये जो आरआरएनए है इसका जो सिंथेसिस है ये न्यूक्लियस के अंदर, स्पेसिफिकली न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस जो 11th की एनसीईआरटी है
उसमें जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें लिखा भी है कि जो न्यूक्लियोलस है उसका फंक्शन होता है आरएनए का सिंथेसिस। जो राइबोसोमल आरएनए है उनका जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो इसमें आप लिखेंगे इट इज सिंथेसाइज्ड it is synthesized by DNA in nucleolus by DNA in nucleolus of nucleus, nucleolus of nucleus। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वहां पे डीएनए से इसका फॉर्मेशन होता है। जो डीएनए बनेगा तो डीएनए से ही, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वहां पे इसका सिंथेसिस होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है न्यूक्लियोलस, आपसे पूछा है कि भाई आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, ऑप्शन में अगर न्यूक्लियोलस है तो आप इसको लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो ऑप्शन है उसके अंदर ये नहीं दिया है तो फिर आप क्या लगाएंगे? न्यूक्लियस, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है वो कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो ये तो बात होगी इसकी सिंथेसिस की कि बनता कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है। एंड वहां पे भी एग्जैक्टली कहाँ पे बनता है? तो न्यूक्लियोलस के अंदर। जो न्यूक्लियोलस होता है, देखिए उसका जो न्यूक्लियोलस है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में राइबोसोमल फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री होता है कौन? न्यूक्लियोलस। क्योंकि ये जो आरएनए है भाई, आरएनए इसका काम क्या होता है? इसमें बनते हैं क्या? आरएनए। अभी जो आरएनए है ये मिल जाते हैं किसके साथ में? प्रोटीन के साथ। और इससे क्या बन जाएगा? राइबोसोम बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो राइबोसोम का सिंथेसिस है, जो राइबोसोम का फॉर्मेशन है वो कौन कर रहा है? न्यूक्लियोलस। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। मतलब राइबोसोम की जो भी यूनिट होती हैं ये इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में। उसके बाद क्या होता है? जैसे मान लीजिए स्मॉलर यूनिट है वो बनी, फिर वो आ जाएगी बाहर कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। जो लार्जर यूनिट है वो भी कहाँ बनेगी? न्यूक्लियोलस में। और वो भी कहाँ आ जाएगी? फिर साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वहाँ पे राइबोसोम की यूनिट का फॉर्मेशन होता है, फिर बन के ये कहाँ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। एंड साइटोप्लाज्म में जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस समय जो राइबोसोम की दोनों यूनिट होती हैं, लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट, वो क्या करती हैं? कंबाइन करती हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। अब बात आती है इसके फंक्शन की कि भाई जो आरएनए है इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए आरएनए का मेन जो फंक्शन है वो है एक्चुअल में क्या? प्रोटीन का सिंथेसिस। आरएनए ने क्या किया? आरएनए बना लेता है प्रोटीन के साथ में मिलकर, क्या बनाता है? ये राइबोसोम। एंड राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। it forms it forms राइबोसोम्स। ये बनाता है क्या? राइबोसोम्स। एंड परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। एंड परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका काम क्या होता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। ये बनाता है राइबोसोम एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको परफॉर्म करता है। जो आरएनए है उसमें मिल जाता है प्रोटीन, तो क्या बन जाएगा? राइबोसोम बन जाएगा। एंड जो राइबोसोम है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस में तो खैर कई सारी चीजें आती हैं। अगर इसमें भी अगर आपको पता करना हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें एग्जैक्टली जो आरएनए है उसका काम क्या होता है, इसके होते हैं दो काम एक्चुअल में। एक तो है कोडोन रिकॉग्निशन।
कोडोन रिकॉग्निशन। देखिए जो डीएनए है, डीएनए के पास में सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि डीएनए के पास में ही सारे जीन होते हैं कि भाई कोई भी जो कैरेक्टर है, कोई भी जो प्रोटीन है, कोई भी जो एंजाइम है, उसको किस तरह से बनाना है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में किसके पास प्रेजेंट है, डीएनए के पास। मान लीजिए आपके साइटोप्लाज्म में किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, साइटोप्लाज्म में किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करना है, उसके लिए किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तो उस एंजाइम की जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास किसी जीन में कोडेड फॉर्म में स्टोर्ड है। अब देखिए होता क्या है, वो जो डीएनए का मतलब डीएनए के अंदर वो जो जीन है उसकी एक कॉपी बनती है, और वो जो कॉपी बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए क्या करता है, डीएनए से उस इंफॉर्मेशन को लेके आता है। इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई, एमआरएनए के पास। अब वो जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर आता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो एमआरएनए उसको इंफॉर्मेशन को लेके आता है, उस इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन होती है किसकी फॉर्म में, कोड की फॉर्म में। अब वो जो कोड है उनको रीड करने का जो काम है वो किसका होता है, आरएनए का। मतलब मान लीजिए आपके एमआरएनए लेके आया इन्फॉर्मेशन को, इसके पास में इन्फॉर्मेशन है कि भाई AUG, मान लेते हैं GAG, इस तरह से जो कोड्स हैं वो लिखे हुए हैं एमआरएनए पे। अब इन कोडोन को इनको रिकॉग्नाइज करना कि AUG का मतलब क्या होता है, AUG किस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, GAG किस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो इनको रीड करने का जो काम है, इनको रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वो किसका होता है, आरएनए का। तो पहला काम तो ये हो गया कि क्या करता है, कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे AUG है, AUG कोड करता है किसको, मेथियोनिन को। तो अब जो टीआरएनए है, टीआरएनए किसको लेके आएगा, मेथियोनिन को लेके आएगा। यहाँ पे ये क्या है, GAG कोड करता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को। तो जो टीआरएनए है वो किसको लेके आएगा, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड को लेके आएगा। तो ये पता करना कि जो कोडोन है वो किस अमीनो एसिड को कोड करता है, ये जो काम है कोडोन रिकॉग्निशन का वो किसका होता है, आरएनए का। तो एक तो काम इसका ये होता है, कोडोन रिकॉग्निशन। एंड दूसरा जो इसका फंक्शन है, जैसे भाई मान लीजिए AUG है, AUG कोड करता है किसको, मेथियोनिन के लिए। एंड जो GAG है ये कोड करता है किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो जो टीआरएनए है वो एक एक जो अमीनो एसिड है उसको लेके आते हैं। अब क्या होगा, जो अमीनो एसिड है उनके बीच में बनेगा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। एंड इस तरह से जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड, क्या बन जाएगी यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन अमीनो एसिड, ये भी काम किसका होता है, आरएनए का। It forms peptide bond between अमीनो एसिड्स। भाई मान लेते हैं ये है फर्स्ट नंबर का अमीनो एसिड, जो भी कोड था उसके अकॉर्डिंग आ गया फर्स्ट नंबर का अमीनो एसिड। फिर इसके बाद में क्या है, सेकंड नंबर का अमीनो एसिड। तो इनके बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर इसके बाद में आएगा तीसरा अमीनो एसिड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इनको बनाने का जो काम है वो किसका होता है, आरएनए का होता है। तो ये दो मेन फंक्शन होते हैं आरएनए के। पहला तो क्या होता है, कोडोन को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा क्या होता है, जब अमीनो एसिड आते हैं उन अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करना। जब वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीजें आती हैं किसके बारे में, आरएनए के बारे में। अब देखिए होता क्या है, जो राइबोसोम है, जैसे हमने बात की कि भाई जो आरएनए है वो मिलता है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ, और क्या बनाता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम के क्या होते हैं, मेनली दो टाइप होते हैं। एक तो होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है क्या, 80S राइबोसोम। दोनों के अंदर कई टाइप के जो आरएनए है वो हमें देखने को मिलते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं राइबोसोम के अंदर मिलने वाले आरएनए के बारे में। जो 70S राइबोसोम है, पहले हम देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। तो वहां से हम देख लेंगे आरएनए, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो इसमें फर्स्ट तो है 70S राइबोसोम।
70S राइबोसोम, इसी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, क्योंकि जो प्रोकैरियोट है उनके अंदर जो राइबोसोम है वो कौन सा मिलता है, केवल 70 है। लेकिन जो 70S राइबोसोम है ये केवल प्रोकैरियोट के अंदर नहीं बल्कि जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर भी मिलता है। यूकैरियोट के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके अंदर कौन सा मिलता है, 70S राइबोसोम। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो प्लास्टिड है उनके अंदर भी जो राइबोसोम है वो कौन सा मिलता है, 70S। अब देखिए जो 70S राइबोसोम है इसकी होती है दो यूनिट, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट। जो इसकी स्मॉलर यूनिट है ये मान लेते हैं हम, ये है स्मॉलर यूनिट, ये तो होती है 30S। देखिए जो यहाँ पे S लिखा होता है ये होती है स्वेडबर्ग यूनिट। ये एक्चुअल में इसका जो सेडिमेंटेशन है उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड जो लार्जर यूनिट है ये होती है क्या, 50S। स्मॉलर यूनिट कौन सी होती है, 30S। एंड जो लार्जर यूनिट है ये कितनी होती है, 50S। देखिए जो स्मॉलर यूनिट है इसका जो सेडिमेंटेशन है, ठीक है ना, वो आता है कितना, 30 आता है। एंड जो लार्जर यूनिट है इसका जो सेडिमेंटेशन आता है वो कितना आता है, 50 आता है। लेकिन दोनों यूनिट जब अटैच होती है, ये तो हमने बताया क्या अलग अलग इसका जो सेडिमेंटेशन है, लेकिन जब दोनों यूनिट आपस में अटैच रहती है तब जो सेडिमेंटेशन आता है वो 80 नहीं होता, वो कितना होता है, 70 होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 70S राइबोसोम। तो ये दो यूनिट है, स्मॉलर एंड लार्जर। जो लार्जर यूनिट है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, देखिए इसके अंदर एक तो आपको मिलता है इसमें 5S rRNA, दूसरा मिलता है इसमें 23S rRNA, 23S rRNA। ये तो गई बात किसकी, लार्जर यूनिट की, 5S rRNA एंड 23S rRNA। इसके अलावा जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर जो यूनिट है इसमें मिलता है आपको 16S rRNA, 16S rRNA। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है या जो 70S राइबोसोम है इसके अंदर कितने टाइप के rRNA आपको मिलते हैं, तो आप बताएंगे क्या, 3 टाइप के, 5S rRNA, 23S rRNA एंड 16S rRNA। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है या जो 70S राइबोसोम है इसमें सबसे छोटा rRNA कौन सा होता है, क्या बताएंगे इसमें, 5S rRNA। इसके अलावा जो लार्जर यूनिट है उसमें कितने टाइप के मिलते हैं, 2 टाइप के, 5 एंड 23। एंड जो स्मॉलर यूनिट है उसमें कौन सा मिलता है आपको, यानी कि जो 30S यूनिट है उसमें मिलता है कौन सा आपको, 16S rRNA। तो 70S राइबोसोम में ये 3 टाइप के जो rRNA है ये मिलते हैं। अच्छा, दोनों जो यूनिट होती है ये मैग्नीशियम आयन की मदद से आपस में अटैच होती है। अब ये जो rRNA है, देखिए rRNA जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि rRNA का काम क्या होता है, एक जो हमने फंक्शन देखा था यहाँ पे, इट फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। जो rRNA है वो तो यहाँ पे 3 टाइप के हैं। तो एक्चुअल में इस काम को कौन परफॉर्म करेगा, मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है इन तीनों में से कौन करता है, तो उसका आंसर होगा 23S rRNA। ये जो 23S rRNA आप देख रहे हैं ये, इसी को हम बोलते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम भाई आरएनए है और एंजाइम की तरह काम कर रहा है, मतलब एक तरह की ये क्या, ये एक तरह की कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, एंजाइम की तरह काम कर रहा है। आरएनए यहाँ पर एंजाइम की तरह काम कर रहा है, तो क्या बोल दिया उसको हमने, राइबोजाइम। इसी का दूसरा नाम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो इसका एक्चुअल में काम क्या होगा, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। देख सिंपल सी बात ये, 70S राइबोसोम मिलता है किसके अंदर है, मेनली प्रोकैरियोट के अंदर। तो प्रोकैरियोट के अंदर जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा
तो अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन का काम है वो किसका होता है एग्जैक्टली? 23S rRNA का। तो इसका फंक्शन होता है इट फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड, इट फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन या बोल सकते हैं आप प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन किसके अंदर? तो प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोट का ही ये मेन राइबोसोम है 70S। हमारे अंदर तो जो मेन फंक्शन है वो कौन करता है? 80S राइबोसोम। हमारे अंदर जो 70S है वो तो केवल कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाकी जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको कौन परफॉर्म करता है? 80S राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट के अंदर अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने का जो काम है वो होता है 23S rRNA का, जो कि मिलता है कहाँ पे? 70S राइबोसोम के अंदर। तो हो गया फर्स्ट 70S राइबोसोम के बारे में। अब हम देखेंगे क्या 80S राइबोसोम के बारे में। सेकंड वन इज 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम, जो 80S राइबोसोम है इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्योंकि ये केवल यूकैरियोट्स के अंदर ही मिलता है, ये प्रोकैरियोट के अंदर नहीं मिलता। भाई 70S तो दोनों के अंदर मिल सकता है, प्रोकैरियोट के अंदर भी एंड यूकैरियोट के अंदर भी, लेकिन जो 80S है ये केवल यूकैरियोट्स के अंदर होता है, ये प्रोकैरियोट में पूरी तरह से एब्सेंट है। इसकी भी होती है 2 यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट। इसकी जो स्मॉलर यूनिट है ये तो होती है 40S। स्मॉलर यूनिट होती है कौन सी? 40S। 40S है स्मॉलर यूनिट। एंड जो लार्जर यूनिट है, लार्जर जो यूनिट है वो कौन सी होती है? 60S। 60S लार्जर यूनिट कौन सी होती है? 60S। एंड जो स्मॉलर यूनिट है वो कौन सी होती है? 40S। अब हम बात करेंगे rRNA के बारे में। जो लार्जर यूनिट है इसके अंदर मिलते हैं 3 टाइप के rRNA। एक तो इसमें मिलता है 5S rRNA, एक मिलता है इसमें, एक तो जो टाइप है मतलब कौन सा है? 5S rRNA। इसके अलावा इसमें होता है 5.8S rRNA। 5.8S rRNA। इसके अलावा इसमें होता है 28S rRNA। ये मान लेते हैं क्या है? 28S rRNA। तो जो लार्जर यूनिट है उसके अंदर मिलते हैं 3 टाइप के rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA एंड 28S rRNA। एंड जो स्मॉलर यूनिट है इसके अंदर मिलता है 18S rRNA। इसमें मिलता है कौन सा? 18S rRNA। देखिए पहली बात तो ये कि 80S जो राइबोसोम है उसके अंदर कितने टाइप के rRNA मिलते हैं? तो 4 टाइप के। कौन कौन से? 5, 5.8, 28 एंड 18। जिसकी लार्जर यूनिट है इसमें कितने मिलते हैं? 3 टाइप। एंड जो स्मॉलर है उसमें कितने मिलता है? 1 टाइप। देखिए जो 70S था, 70S में होते हैं टोटल 3 टाइप के, 5, 23, 16। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं? 4 टाइप के, 5, 5.8, 28 एंड 18। दूसरी बात, 70S में सबसे छोटा वाला कौन सा होता है? 70S में सबसे छोटा कौन सा है? 5S rRNA। एंड जो 80S है इसके अंदर भी सबसे छोटा कौन सा है? 5S rRNA। दोनों के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 5S rRNA। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 70S एंड 80S में कॉमन rRNA कौन सा होगा, तब भी क्या बताएंगे? 5S, क्योंकि 5S इसके अंदर भी मिलता है एंड 70S के अंदर भी मिलता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में जो भी rRNA है इनमें से प्रिमिटिव कौन सा होगा, तो प्रिमिटिव भी आप किसको बोल सकते हैं? 5S को, क्योंकि भाई जो 5S वाला rRNA है ये आपको 70S में मिलता है।
एंड 70s राइबोसोम किसमें प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो जो 5s rRNA है इसको हम क्या मान लेते हैं? सबसे प्रिमिटिव rRNA। अब देखिए बात आती है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में, कि जो प्रोकैरियोट है वहाँ पे तो जो 23s rRNA है इसका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस करना, लेकिन जो यूकैरियोट है इसमें इस काम को कौन करेगा? मतलब जो 80s राइबोसोम है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये जो 28s rRNA है ये एक्चुअल में काम करता है एंजाइम का, इसको हम बोलेंगे राइबोजाइम। राइबोजाइम या इसी को बोलते हैं क्या? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो हम लोगों के अंदर आप बोल सकते हैं यूकैरियोट्स के अंदर एक्चुअल में जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में जो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? 28s rRNA। सो दिस rRNA फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन amino acids, between amino acids during translation, during translation। ट्रांसलेशन के टाइम पे जब अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक्चुअल में, तो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने का जो काम है वो किसका होता है? 28s rRNA का। तो आपको तो सिंपल सा ये याद रखना है कि भाई राइबोसोम कोई भी हो, चाहे जैसे 70s है, 70s में सबसे बड़ा वाला rRNA कौन सा है? 23s rRNA। तो ये काम करता है किसका? राइबोजाइम का, मतलब ये बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। एंड जो 80s राइबोसोम है उसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला rRNA है वो कौन सा है? 28s rRNA। तो यहाँ भी क्या होता है? ये काम करता है किसका? राइबोजाइम का। ये बनाएगा क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा rRNA के बारे में, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप का RNA यानी कि rRNA। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट RNA यानी कि tRNA। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA या इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं tRNA। ट्रांसफर RNA या tRNA। देखिए तीनों RNA में से सबसे छोटा जो RNA है, स्मॉलेस्ट RNA कौन सा होता है? tRNA। इट इज स्मॉलेस्ट RNA। स्मॉलेस्ट RNA। जो rRNA है, rRNA के अंदर सबसे छोटा जो RNA है वो होता है कौन सा? 5s rRNA। rRNA में सबसे छोटा कौन सा होता है? 5s rRNA। लेकिन जो tRNA है ये इससे भी छोटा होता है। tRNA कितना होता है? 4s। इसका सेडिमेंटेशन है, ये कितना आता है? 4s आता है। तो इसलिए ये होता है सबसे छोटा RNA, स्मॉलेस्ट RNA। जो tRNA है ये इतना छोटा होता है, ऑलमोस्ट ये सोल्यूबल स्टेज में रहता है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं क्या? सोल्यूबल RNA, ऑल्सो नोन एज सोल्यूबल RNA। सोल्यूबल RNA या इसी को हम बोलते हैं एडेप्टर RNA। एडेप्टर RNA या एडेप्टर मॉलिक्यूल। देखिए एडेप्टर, एडेप्टर का मतलब क्या होता है? एडेप्टर का काम क्या होता है? एडेप्टर हम किसी भी ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो कि दो इस तरह की चीज़ों को आपस में कनेक्ट करे जो कि नेचुरली आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? एडेप्टर। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा जो मोबाइल का एडेप्टर होता है उसका काम क्या है? जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड से चार्जर केबल को कनेक्ट करना, ये काम होता है किसका? एडेप्टर का। जो tRNA है, tRNA भी यहाँ पे दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए होता क्या एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए ये है mRNA। mRNA पे क्या होते हैं? कोड होते हैं। मान लीजिए जैसे ये है AUG, ये कोड है। tRNA जो होता है, tRNA मान लीजिए जैसे हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर है tRNA का, ये tRNA कैरी करता है किसको? अमीनो एसिड को।
टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को लेके आना। अब ये जो टीआरएनए है ये करता है एमआरएनए पे जो भी कोड प्रेजेंट है वहां पे अपने इस लूप की मदद से अटैच हो जाता है। दो चीजों को इसमें कनेक्ट किया, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेनेटिक कोड प्रेजेंट है एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड। जेनेटिक कोड को अमीनो एसिड के साथ में जो कनेक्ट करने का काम है वो किसका है, टीआरएनए का। टीआरएनए अपने एक एंड से तो जेनेटिक कोड को रीड करता, मतलब जेनेटिक कोड को एक्चुअल में अटैच होता है वहां पे एक एंड से, दूसरा जो एंड है वो कैरी करता है किसको, अमीनो एसिड को। तो इस तरह से इसने क्या किया, जेनेटिक कोड एंड जो अमीनो एसिड है दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दोनों के बीच में जो लिंक है उसको स्टेब्लिश कर दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टर आरएनए। टोटल जितना भी आरएनए होता है मतलब ये मिलता है करीब 10 to 15%, इट इज 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। भाई तीनों में से सबसे ज़्यादा तो खैर क्या मिलता है, आरएनए, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है किसका, टीआरएनए का, और सबसे कम मिलता है क्या, एमआरएनए। तो ये मिलता है 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। अगर बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की, इसका सिंथेसिस होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। जो डीएनए होता है, डीएनए से इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए कोई भी आरएनए हो, चाहे वो हो आरएनए, चाहे टीआरएनए, चाहे एमआरएनए, तीनों ही जो आरएनए है उनका जो सिंथेसिस है वो किससे होता है, डीएनए से। तो डीएनए से इनका सिंथेसिस होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए in nucleoplasm of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर सिंथेसिस होता है किसका, टीआरएनए का। देखिए जो टीआरएनए होता है एक्चुअल में, टीआरएनए में कुछ अनयूजुअल जो नाइट्रोजन बेस है ये भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो ओरिजिनल नाइट्रोजन बेस है उनमें क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है, उसकी वजह से कुछ नए टाइप के जो नाइट्रोजन बेस है ये फॉर्म होते हैं। तो ये जो अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस है ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, टीआरएनए के अंदर। सम अनयूजुअल nitrogenous bases, some unusual nitrogenous bases are present in टीआरएनए। देखिए टीआरएनए ही ऐसा आरएनए है जिसके अंदर अनयूजुअल टाइप के जो नाइट्रोजन बेस ये मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये जो अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस की हम बात कर रहे हैं, एक तो होता है आइनोसिन, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, आई से। एक होता है सूडोयूरेसिल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। एक होता है डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन, शॉर्ट में लिख सकते हैं DHU। तो ये कुछ नाइट्रोजन बेस है जो कि कैसे होते हैं, मॉडिफाइड हैं, अनयूजुअल टाइप के हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, टीआरएनए के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है इसका। फंक्शन देखिए फंक्शन क्या होता है इसका, जैसे मान लीजिए आपके ये है एमआरएनए, एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट है, कोड्स प्रेजेंट है, जैसे कि कोड है इस पे AUG, GAG। अब क्या होगा, जो एमआरएनए है, एमआरएनए के जो कोड है इनको रीड करने का जो काम है वो तो किसका होता है, राइबोसोम का। तो इससे अटैच होता है कौन, राइबोसोम। तो जैसे हम मान लेते हैं कि भाई ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये स्मॉलर यूनिट और ये क्या है, लार्जर यूनिट।
राइबोसोम अटैच हो गया, इस राइबोसोम ने इन कोड को रीड करना स्टार्ट किया। अब राइबोसोम पूरा यहाँ पे मूव करता है इस तरह से, पहले रीड करेगा क्या, AUG, उसके बाद क्या है, GAG। AUG कोड करता है किसको, मेथियोनिन को। अब आएगा यहाँ पे कौन, मेथियोनिन अमीनो एसिड। तो मेथियोनिन जो अमीनो एसिड उसको लाने का जो काम है वो किसका होता है, tRNA का। तो AUG कोड करता है मेथियोनिन को, GAG कोड करता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को। तो जो भी यहाँ पे अमीनो एसिड होंगे उनको यहाँ तक लाने का जो काम है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइड है या जो राइबोसोम है वहां तक अमीनो एसिड को पहुंचाने का जो काम है वो किसका होता है, tRNA का। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, इट कैरीज amino acids to the site of, it carries amino acids to the site of protein synthesis, to the site of protein synthesis। जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइड है, मतलब जहाँ पे जो राइबोसोम है वो mRNA को रीड कर रहे हैं, उसके कोडन को रीड कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वहां तक अमीनो एसिड को ले जाने का जो काम है वो कौन करता है, tRNA। अब देखो जो tRNA का स्ट्रक्चर है सबसे, मतलब आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है, जितने भी RNA है उनमें सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है किसका, tRNA का। लेकिन जो tRNA हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए किसी न्यूक्लिक एसिड को अगर स्टेबल होना है तो क्या कर सकता है, दो चीज़ें बताई थी। एक तो क्या कर सकता है, प्रोटीन के साथ में मिलके कॉम्प्लेक्स बना ले। ये वाला काम किया था किसने, rRNA। जो rRNA है वो क्या करता है, प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। एंड इस तरह से जो rRNA है ये क्या होता है, स्टेबल। लेकिन जो tRNA है ये किसी प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। अब दूसरा ऑप्शन बचता है, दूसरा काम क्या कर सकता है ये, कि भाई अपना जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरह से बना ले जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाता है। होता क्या है, जो tRNA है ये अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाता है। अब जब ये अपने ऊपर फोल्ड होता है उसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। एंड ये जो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है ये हमको देखने में कैसा लगता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो मतलब tRNA अपने ऊपर ही फोल्ड होकर एक डबल स्ट्रैंड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करता है एंड ये होता है यहाँ पे स्टेबल। tRNA folds upon itself and forms a double strand like structure, forms a double strand like structure, डबल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर तो खेल सिंगल स्ट्रैंड ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे डबल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है थोड़ी बहुत पेयरिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है कि देखने में कैसा लगता है, डबल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए दो तरह के यहाँ पे मॉडल दिए गए थे। एक तो इसमें दिया गया था इसके स्ट्रक्चर के लिए दो तरह के मॉडल दिए गए थे। एक तो होता है क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। ये होता है 2D मॉडल, 2 डायमेंशनल मॉडल। मतलब क्लोवर प्लांट की जो लीफ होती है कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये होता है tRNA का अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। दूसरा है इसमें एल शेप्ड मॉडल, एल शेप्ड मॉडल। इसी को हम बोलते हैं 3D मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल। एक्चुअल में एल भी यहाँ पे कैसा होता है, ये होता है एक्चुअल में इन्वर्टेड एल जो होता है, इन्वर्टेड एल जैसा जो स्ट्रक्चर है वो होता है इसमें tRNA का। ये कैसा है, 3D मॉडल। बेसिक चीज़ दोनों में खैर सेम है, जो भी अटैचमेंट है, जो भी इसमें एंटीकोडन लूप है, वो सारी चीज़ें कैसी हैं, सेम है। हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में।
द क्लोवर लीफ मॉडल। ये आरएनए का 5 प्राइम और ये मान लेते हैं क्या है 3 प्राइम। 5 प्राइम जो होता है इसमें एंड पे होता है ग्वानिन, यह हमेशा होगा। एंड जो 3 प्राइम है इसमें जो एंड है इस पे होता है ACC सीक्वेंस होती है। देखिए जो टीआरएनए है, टीआरएनए का काम क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइड है वहां तक अमीनो एसिड को लेके जाना, ठीक है ना। अब वो जो अमीनो एसिड है एक्चुअल में जो टीआरएनए है उसका जो 3 प्राइम एंड है वहां पे अटैच होता है। ये जो 3 प्राइम एंड है एक्चुअल में इसी को हम बोलते हैं अमीनो एक्सेप्टर आर्म। अमीनो अमीनो एक्सेप्टर आर्म। टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड है इसका काम क्या होता है, मतलब यहीं पे अटैच होता है कौन, अमीनो एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड टीआरएनए के कौन से एंड पे अटैच होता है, 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे, तो क्या बताएंगे 3 प्राइम एंड पे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अमीनो एक्सेप्टर आर्म, या आप चाहो तो लिख सकते हो इट एक्ट एज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ये हमने जो डिस्कस किया था एक्चुअल में कि जो टीआरएनए होता है क्या करता है, अपने ऊपर फोल्ड होता है एंड फॉर्म्स अ डबल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर। तो यही आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस तरह से फोल्ड हुआ, फोल्डिंग की वजह से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे प्रेजेंट है क्या साइटोसिन और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ग्वानिन। ये साइटोसिन ये ग्वानिन ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो फोल्डिंग की वजह से क्या होता है, ये जो भी आप पार्ट देख रहे हैं जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये या ये, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। उस पेयरिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर है ये मिलता है कैसा, डबल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, कई सारे यहाँ पे लूप भी बन जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर होते हैं कुछ अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस। जो अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस है उनके साथ में किसी की पेयरिंग नहीं होती है। जब पेयरिंग नहीं होगी बाकी पार्ट में तो पेयरिंग हो गई, एंड वो जो जिसके अंदर अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट थे वहाँ पेयरिंग नहीं हुई, तो वहाँ पे क्या होता है, लूप का फॉर्मेशन होता है। एंड ये जो लूप है इनका स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। ये वाला जो लूप है इसको हम बोलते हैं टी साई सी लूप। टी साई सी लूप। ये मैं डिस्कस भी किया था, साई का मतलब क्या होता है, साई होता है क्या, सूडो यूरेसिल। देखिए ये वाला जो इसका आर्म होता है टीआरएनए का, इसकी मदद से ये अटैच होता है किसके साथ में, राइबोसोम के साथ। राइबोसोम राइबोसोम बाइंडिंग साइट, या बोल सकते हो आप राइबोसोम अटैचमेंट साइट। देखिए चलो होता क्या है, खैर पूरा जो डिटेल है वो तो आगे आएगा, लेकिन अभी का आपको ध्यान रखना है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो जैसे मान लीजिए आपके ये जो है, ये तो क्या है, एमआरएनए है। एमआरएनए, अब जो एमआरएनए है पहले इससे अटैच होता है राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट। तो ये तो अटैच हो गई क्या, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट। उसके बाद में आती है कौन, लार्जर यूनिट ये। अब ये क्या करता है, इस कोडोन को रीड करेगा, जो भी यहाँ पे पहला कोडोन होगा तो कोडोन को यहाँ पे रीड किया जाएगा। कोडोन जब यहाँ पे रीड होता है उसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पे आएगा कौन, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को लेके कौन आएगा, टीआरएनए। तो जो टीआरएनए होता है एक्चुअल में, देखिए टीआरएनए इतना छोटा होता है क्योंकि ये होता है क्या, स्मॉलेस्ट आरएनए। टीआरएनए इतना छोटा होता है कि राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट होती है इसके अंदर वो एंटर कर जाता है। ये जो राइबोसोम है इसके अंदर वो एंटर कर जाएगा कौन, टीआरएनए। अमीनो एसिड को लेके इसके अंदर ही एंटर कर जाता है। तो ये जो राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट होती है इससे वो अटैच होता है अपने इस लूप की मदद से। कौन सा लूप, टी साई सी लूप। तो टीआरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे जाता है, राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट है उसके अंदर एंटर करता है, तो राइबोसोम की लार्जर यूनिट से वो अपने इस आर्म की मदद से अटैच होता है टी साई सी लूप, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। अब हम आते हैं इधर,
ये जो लेफ्ट साइड में लूप दिया हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं DHU लूप। ये वाला जो लूप है ये होता है क्या, DHU लूप। DHU लूप, डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट लूप होता है। जो DHU लूप होता है इसका काम होता है एक स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना, एंड उस स्पेसिफिक एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। इट रिकॉग्नाइज अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। दिस लूप रिकॉग्नाइज अमीनो एसाइल, ये एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। ये पूरा नाम है एंजाइम का। इस लूप की मदद से ये जो एंजाइम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम, तो ये जो एंजाइम होता है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम, इस एंजाइम को tRNA रिकॉग्नाइज करता है अपने इस लूप की मदद से। अब बात आती है कि भाई इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज क्यों करता है या इस एंजाइम का काम क्या होता है। अभी हमने जो डिस्कस किया कि जो tRNA है इसके 3 प्राइम एंड पे अटैच होता है कौन, अमीनो एसिड। तो एक्चुअल में होता क्या है कि इस अमीनो एसिड के, सॉरी, इस tRNA का जो 3 प्राइम एंड है इस पे इस अमीनो एसिड को अटैच करने का जो काम है वो कौन करता है, एक्चुअल में ये एंजाइम करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप, अब ये केवल हम समझने के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। मान लेते हैं ये तो रहा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम, ये हमने बनाया है समझने के लिए, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है, देखिए पहला काम क्या होता है। अब ये जो एंजाइम है ये पहले तो क्या करता है, जो भी अमीनो एसिड है उनको एक्टिवेट करता है। अमीनो एसिड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, अमीनो एसिड की रिएक्शन कराता है ATP के साथ, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इसने अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया, ये इसके यहाँ पे एक्टिव साइड पे कौन आ गया, अमीनो एसिड। एंड ये जो एंजाइम है इसी से अटैच होता है कौन, tRNA। जो tRNA है अपने इस लूप की मदद से, जो DHU लूप है, मान लेते हैं ये DHU लूप है, इसकी मदद से tRNA इससे अटैच होता है। ये तो ये रहा tRNA, ये कौन सा लूप है इसका, DHU लूप। DHU लूप की मदद से जो tRNA है ये इस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। इस एंजाइम का नाम क्या है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम ने क्या किया, पहले तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया। अब क्या करेगा ये जो tRNA है, tRNA का ये जो 3 प्राइम एंड है, मान लेते हैं ये रहा इसका 3 प्राइम एंड, इस पे अमीनो एसिड को अटैच कर देगा। तो अमीनो एसिड का जो 3 प्राइम एंड होता है उस पे, सॉरी, जो tRNA है इसका जो 3 प्राइम एंड होता है उस पे अमीनो एसिड को अटैच करने का जो काम है वो किसका होता है, इस एंजाइम का, जिसका नाम क्या है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। देखिए जो एंजाइम है एक्चुअल में अमीनो एसिड होते हैं 20 टाइप के, तो इस वजह से ये जो एंजाइम है इसके भी क्या होते हैं, 20 टाइप होते हैं। मतलब हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। मतलब आपको सिंपल ध्यान रखना है कि ये जो एंजाइम है यही एंजाइम क्या करता है, tRNA के 3 प्राइम एंड पे जो अमीनो एसिड है उसको अटैच करता है। एंड इस लूप की मदद से, DHU लूप की मदद से, ये जो tRNA है ये इस एंजाइम की जो साइट है उसको रिकॉग्नाइज करता है। अब आता है इसका मोस्ट स्पेसिफिक लूप या सबसे इंपॉर्टेंट लूप, इसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाला जो लूप है इसको हम बोलते हैं क्या, एंटीकोडॉन लूप। दिस लूप इज एंटीकोडॉन लूप, मोस्ट स्पेसिफिक लूप।
टीआरएनए का जो सबसे स्पेसिफिक लूप होता है, मोस्ट स्पेसिफिक लूप, टीआरएनए का जो सबसे स्पेसिफिक लूप है वो क्या होता है, एंटी कोडोन लूप। देखिए सिंपल सी बात है, टी साइसी लूप, डीएचयू लूप, ये तो हर एक टीआरएनए के अंदर होते हैं। लेकिन ये जो एंटी कोडोन लूप है, एंटी कोडोन लूप तो मिलेगा तो खैर सबके अंदर, लेकिन इसके अंदर कौन से बेस होंगे वो हर एक टीआरएनए के अंदर वेरी करता है। यहाँ पे होता है कि एक्चुअल में एंटी कोडोन, देखिए जो एमआरएनए होता है, जैसे मान लीजिए आपके ये है एमआरएनए, मान लेते हैं हम ये क्या है, एमआरएनए है, और एमआरएनए में कोई कोड प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये है कोड AUG। तो टीआरएनए का काम क्या है, ये अमीनो एसिड को लेके आएगा। अच्छा मान लेते हैं ये जो AUG कोड है, AUG कोड किस अमीनो एसिड को कोड करता है, ये कोड करता है किसको, मेथियोनिन को। तो जो मेथियोनिन है, जैसे मान लीजिए ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए लेके आ रहा है किसको, मेथियोनिन को। अब इस टीआरएनए को कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पे अटैच होना है, मतलब ये जो मेथियोनिन है इसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो जो टीआरएनए होता है इसके पास में क्या होता है, एक एंटी कोडोन लूप होता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AUG। तो इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए ये क्या है, कोडोन है, ये कोडोन है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होता है, तो उस कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटी कोडोन है उसकी मदद से ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। भाई AUG का मतलब क्या है, यहाँ पे लेके आना है किसको, मेथियोनिन को। तो मेथियोनिन को यहाँ पे ही लेके आना है, मतलब ये कैसे पता करेगा कि मेथियोनिन को कहाँ पे प्लेस करना है, तो ये पता करता है अपने इस एंटी कोडोन लूप की मदद से। ये लेके आ रहा है मान लीजिए मेथियोनिन को, तो ये पूरा उसमें जब एंटर करेगा तो यहाँ पे पूरा चेक करता है, इसके पास में एंटी कोडोन लूप है, इसकी मदद से ये कोडोन से अटैच हो जाता है, और यहाँ पे पूरा रिकॉग्निशन हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे AUG है, इसका मतलब जो मेथियोनिन है इसको यहीं पे क्या करना है, प्लेस करना है। तो इस तरह से ये जो मेथियोनिन को इसको यहाँ पे प्लेस कर देगा। तो जो भी कोडोन होते हैं, कोडोन के लिए क्या मिलता है, एंटी कोडोन। अब देखिए होता क्या है, टोटल 64 होते हैं कोडोन, 64 कोडोन। अब जो 64 कोडोन है उनमें से भी एक्चुअल में जो फंक्शनल है वो होते हैं कितने, 61। जो 3 कोडोन वो तो काम करते नहीं है, वो होते हैं स्टॉप कोडोन। तो एक्चुअल में जो फंक्शनल कोडोन वो कितने होते हैं, 61। मतलब जो एमआरएनए है इस पे फंक्शनल कोडोन कितने टाइप के मिल सकते हैं, 61 टाइप के। ये हमने एक कोडोन लिखा है AUG। तो 61 टाइप के जब कोडोन है, इसका मतलब ये है कि जो टीआरएनए है वो कितने टाइप के हो जाएंगे, 61 टाइप के, क्योंकि हर एक टीआरएनए पे एंटी कोडोन जैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। भाई 61 टाइप के जब कोडोन है एमआरएनए पे, तो जो टीआरएनए है उनके पास में जो एंटी कोडोन है वो भी कितने होने चाहिए, 61 टाइप के। तो 61 टाइप के कोडोन के लिए 61 टाइप के एंटी कोडोन, एंड हर एक जो टीआरएनए है उस पे होता है एक ही टाइप का एंटी कोडोन। इसका मतलब ये है कि 61 टाइप के जो टीआरएनए है ये हमें देखने को मिलते हैं। 61 टाइप के जो टीआरएनए है इनकी रिक्वायरमेंट होती है 61 टाइप के कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको रीड करने के लिए। तो ये वाला जो लूप है एंटी कोडोन लूप, इसकी मदद से क्या करता है, ये एमआरएनए पे जो कोडोन प्रेजेंट है उनको रिकॉग्नाइज करता है, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड है उनको वहां पे प्लेस कर देता है। तो ये हो गया आपका टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। इसको आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है। ये इसमें 3 प्राइम एंड, ये क्या है 5 प्राइम एंड। जो 3 प्राइम एंड है इस पे सीक्वेंस होती है ACC। 3 प्राइम एंड को हम बोलते हैं अमीनो एक्सेप्टर आर्म। मतलब जो टीआरएनए का 3 प्राइम एंड है यहाँ पे अटैच होता है कौन, अमीनो एसिड। ये वाला लूप क्या है, टी साइसी लूप। जब टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है तो राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट है उसके अंदर ये एंटर कर जाता है। तो अपना ये वाला जो लूप है इसकी मदद से ये राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट है उससे अटैच होता है। ये वाला जो लूप है कौन सा है, DHU लूप। तो सिंपल सी बात है, इस टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड है इस पे अमीनो एसिड को अटैच करने का जो काम है वो किसका होता है, एक एंजाइम का। उस एंजाइम को ये टीआरएनए अपने इस लूप की मदद से क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब वो एंजाइम क्या करेगा, उस एंजाइम ने क्या किया, पहले तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया और इसी एंजाइम पे बाइंड हो गया कौन, टीआरएनए अपने DHU लूप की मदद से। अब क्या होगा, ये जो एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम, ये एंजाइम टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे उस एक्टिवेटेड जो अमीनो एसिड है उसको अटैच कर देगा। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट लूप, सबसे स्पेसिफिक लूप, इसको बोलते हैं क्या, एंटी कोडोन लूप।
ठीक है ना। तो हर एक जो टीआरएन है उस पे ये जो यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। 61 टाइप के कोडन होते हैं, मतलब फंक्शनल कोडन होते हैं 61 टाइप के, तो 61 टाइप के ही क्या होते हैं, एंटी कोडन होते हैं। मतलब ये है हर एक टीआरएनए पे ये वाला जो सेगमेंट होता है, ये जो 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं यहाँ पे, ये कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अपने इस लूप की मदद से जो भी कोडोन है उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। जब भी टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा तो इसको जब पता करना है कि भाई किस अमीनो एसिड को कहाँ पे लाके रखना है, तो ये अपना जो ये वाला लूप है इसकी मदद से रिकॉग्नाइज करता है एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडोन को। एंड जब वो रिकॉग्निशन हो जाता है फिर वो वहाँ पे उस अप्रोप्रिएट जो अमीनो एसिड है उसको वहाँ पे प्लेस करेगा। ठीक है, तो ये होगा कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर। इसके बारे में खैर हम आगे ही बात करेंगे जब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। बट अभी के लिए आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आगे जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन को समझने में आपको दिक्कत ना आए। टीआरएनए के बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट जो आरएनए है यानी कि एमआरएनए। देखिए नेक्स्ट है इसमें मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एमआरएनए। जो मैसेंजर आरएनए, देखिए मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या हुआ, क्योंकि डीएनए के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी प्रोटीन की या किसी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन या एंजाइम, क्योंकि ज़्यादातर जो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो जो भी कैरेक्टर का फॉर्मेशन होना है, जो भी प्रोटीन या एंजाइम बनेगा, उसकी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कहाँ पे है, डीएनए के पास में। भाई जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था उससे हमको ये पता चला कि जो हमारा जीनोम है उसमें करीब 30 से लेकर 40,000 जो जीन है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो अलग अलग जीन है इनके पास में हमारे जितने भी कैरेक्टर है उनकी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। हर एक जीन के पास में स्पेसिफिक कैरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। अब मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल को साइटोप्लाज्म में किसी प्रोटीन की या किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करना है, उस रिएक्शन के कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट। अब मान लेते हैं कि उस एंजाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर सेकंड के किसी जीन पे प्रेजेंट है। भाई हमारे एक एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उस पे करीब क्रोमोसोम फर्स्ट पे तो करीब 2968 जीन्स प्रेजेंट है, यानी कि लगभग 3000 जीन। तो एक एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे साइटोप्लाज्म में किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम की रिक्वायरमेंट है एंड उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, क्रोमोसोम नंबर सेकंड के किसी जीन में। तब होता क्या है कि भाई जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है एक्चुअल में, वो जो डीएनए है, अब डीएनए में भी वो वाला जो पार्ट है उसका, मतलब वो वाला जो जीन है उसकी एक कॉपी बनती है एंड वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है। मतलब उस जीन से वो जो डीएनए वाला सेगमेंट है उसका होता है एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन, उससे क्या बनता है, आरएनए। उसी को हम बोलते हैं क्या, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मतलब ये एक तरह से मैसेज लेके आता है न्यूक्लियस में, जो डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में जो जीन प्रेजेंट है वहां से ये मैसेज को लेके आता है कि भाई किस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करना है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मैसेंजर आरएनए। डीएनए के पास में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, भाई जो भी प्रोटीन बनाना है, जो भी एंजाइम बनाना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास में प्रेजेंट है, डीएनए के पास में। तो जिस भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो वाला जो जीन होगा, मतलब उस प्रोटीन या एंजाइम के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, तो वो जो जीन है, वो जो सेगमेंट है डीएनए का, उसका होता है ट्रांसक्रिप्शन। और उस पर्टिकुलर पार्ट से जो आरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। तो वहां से ये मैसेज को लेके आता है, फिर जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आता है फिर इसी मैसेज को रीड करते हैं कौन, राइबोसोम। एंड राइबोसोम उस मैसेज को रीड करेंगे, जो भी वहाँ पे कोडोन्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग फिर एक एक करके जो अमीनो एसिड है वो अरेंज हो जाएंगे, उनके बीच में बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरह से क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसी से क्या बन जाएगा, फिर प्रोटीन। तो ये है मैसेंजर आरएनए। देखिए तीनों जो आरएनए हैं उनमें से सबसे कम जो स्टेबल होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए, लीस्ट स्टेबल आरएनए, लीस्ट स्टेबल आरएनए। जो आरएनए होता है, आरएनए तो क्या करता है, प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, राइबोसोम। तो इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बना के, मतलब वो प्रोटीन के साथ में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबल हो जाता है।
जो टीआरएनए है, टीआरएनए खैर प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनाता, लेकिन जो टीआरएनए है वो अपने ऊपर इस तरह से फोल्ड हो जाता है कि वो फोल्ड होने की वजह से जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डबल स्ट्रैंड लैक हो जाता है। तो फोल्डिंग की वजह से जो उसका स्ट्रक्चर है कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। जो एमआरएनए है, अब एमआरएनए इन दोनों में से किसी भी काम को नहीं करता है। एमआरएनए न तो किसी प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, न ही ये अपने ऊपर फोल्ड होता है। तो ये होता है सबसे कम स्टेबल आरएनए। एंड इसका जो अमाउंट है ये भी सेल के अंदर सबसे कम होता है। इट इज 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए। 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए। अच्छा, एक्चुअल में अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा आरएनए बनता है, तो सबसे ज़्यादा बनता तो खैर कौन सा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। भाई मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर अगर बनाना है, कोई भी प्रोटीन या एंजाइम बनाना है, तो पहले क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और जो एमआरएनए है उसको रीड करके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, फिर उसी से एंजाइम बन जाएगा। तो कोई भी अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो पहले क्या बनता है, एमआरएनए। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा खैर बनता तो कौन है, एमआरएनए। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एमआरएनए है, एमआरएनए पे जो भी कोड्स है वो प्रेजेंट है। अब राइबोसोम क्या करेंगे, उन कोड को रीड करेंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, वो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे या प्रोटीन बनाएंगे। और जब जो भी प्रोटीन हमें बनाना होगा, प्रोटीन के बनने के बाद में क्या होता है, ये जो एमआरएनए है इसको फिर डिग्रेड कर दिया जाता है। मतलब ये है कि जो एमआरएनए है इसका जो लाइफ स्पेन है सबसे कम होता है। तीनों जो आरएनए है उनमें से सबसे कम जो लाइफ स्पेन है वो किसका होता है, एमआरएनए का। इसका फॉर्मेशन हुआ, इसको रीड करके क्या बनेगा, प्रोटीन बना। अब जितना भी प्रोटीन बनाना होता है उतना प्रोटीन बनाया जाता है, उसके बाद में जो एमआरएनए है इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे डिग्रेड कर दिया जाता है। तो इसका होता है शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन। तीनों जो आरएनए है उनमें से सबसे छोटा जो लाइफ स्पेन है वो इसका होता है। ये बस बनता है और जो बन के आएगा उसके बाद में से प्रोटीन बनेगा, उसके बाद में इसका बताया क्या, डिग्रेडेशन। तो तीनों में से सबसे कम स्टेबल होता है, तीनों में से सबसे कम जो लाइफ स्पेन है वो इसी का होता है। तो मैसेंजर आरएनए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके फॉर्मेशन के बारे में, एक बनता कहाँ पर है, ये बनेगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए का होता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड उसकी वजह से जो एमआरएनए है उसका फॉर्मेशन होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड from DNA in nucleoplasm of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर इसका सिंथेसिस होता है। एंड जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब तो सिंपल सा ये होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। अब वो आरएनए कोई भी हो, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो एमआरएनए हो, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, सबसे ज़्यादा जो आरएनए बनता है वो कौन सा होता है, एमआरएनए। इस वजह से जो कॉमनली जो हम टर्म यूज़ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, वो किसके लिए यूज़ होता है, एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए। तो ये बात होगी इसकी सिंथेसिस की। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इसके फंक्शन के बारे में। देखिए इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके भाई ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है कई सारे जो क्रोमोसोम होते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट है इसमें ये रहा इसका डीएनए। अब ये जो डीएनए है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट जो है, इसके पास में होते हैं कितने, करीब 2968 जीन्स। ये लिखा हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। किस पे, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे। अब ऐसे ही बाकी क्रोमोसोम भी होंगे।
अब ये जो डीएनए है इस पे इतने जीन है, जो जीन होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, फर्स्ट जीन है, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सेकंड जीन है। देखिए हम लोग के अंदर जो जीन है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होते हैं, बीच में गैप मिलता है। जैसे ये जीन नंबर फर्स्ट है, ये जीन नंबर सेकंड है, ये जीन नंबर फर्स्ट है, ये जीन नंबर सेकंड है, फिर ये जीन नंबर थर्ड है। तो जीन जो है वो इस तरह से गैप में मिलते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी ऐसे एंजाइम की, ऐसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास में है, वो है जीन नंबर सेकंड के पास में है। तो ये वाला जो डीएनए का सेगमेंट है इसका क्या होगा, इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन। एंड इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा इसकी वजह से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। इसकी वजह से बनता है एमआरएनए। तो ये इसका हुआ ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, ये बन गया एमआरएनए, ये बन गया एमआरएनए। तो इसके पास में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आ गई इसके पास में, एमआरएनए के पास। अब ये जो एमआरएनए होता है ये आता है कहाँ पे, यहाँ से निकल के आएगा साइटोप्लाज्म में। मतलब जो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वहां से निकल के ही आता है साइटोप्लाज्म में। अब ये जो एमआरएनए है इसको रीड करते हैं कौन, राइबोसोम। एंड राइबोसोम इसके कोड को रीड करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि इसने क्या किया, एक्चुअल में डीएनए के पास में जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन थी, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल में किसके पास में है, डीएनए के पास में। डीएनए ने वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी किसको, आरएनए को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। तो एमआरएनए का काम क्या हुआ एक्चुअल में, डीएनए से उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आना, जिसकी वजह से जब वो उसको लेके आएगा साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम उसको रीड करेंगे, एंड फिर यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका सिंथेसिस होगा। तो ये होता है इसका फंक्शन। It carries hereditary information. It carries hereditary information for synthesis of polypeptide chain. Polypeptide chain. It carries हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास में होती है। देखिए इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में तो कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए के पास में, लेकिन जो डीएनए है उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है किसके पास, आरएनए के पास। तो आरएनए है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। फिर वो जो मैसेंजर आरएनए है वो आता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। एंड अब वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करके क्या बनता है यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम बात करेंगे इसमें स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए जो एमआरएनए का स्ट्रक्चर है सबसे सिंपल होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये है एमआरएनए, ये है एमआरएनए। एक एंड तो क्या होगा 5 प्राइम, दूसरा एंड कौन सा होगा 3 प्राइम। इसमें जो फर्स्ट कोडोन है, फर्स्ट कोडोन को हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। 3 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनसे बनता है कोडोन। ये भी सब सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड उनसे बनता है एक कोडोन। तो फर्स्ट वाला जो कोडोन है इसको हम बोलते हैं क्या, इनिशिएशन कोडोन। और ये होता है AUG, इट इज इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन। हर एक जो एमआरएनए है उसमें जो फर्स्ट कोडोन है वो क्या होगा, AUG, इनिशिएशन कोडोन। मतलब ये एक तरह से ये बताता है कि भाई काम की शुरुआत यहाँ से करनी है। एंड लास्ट में कोडोन होता है, मतलब ऐसा कोडोन जो कि ये बताया कि भाई काम को आपको यहाँ पे एंड करना है। ये 3 टाइप के होते हैं, UAA हो सकता है यहाँ पे, UAG हो सकता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हो सकता है क्या, UGA, UAA, UAG या UGA। या तो क्या होता है UAA होता है, या फिर UAG
या फिर यूजीए, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये बताता है कि भाई काम को अब यहाँ पे एंड करना है। इट इज स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, और इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन। तो जो भी एमआरएनए होगा उस पर सबसे पहले तो क्या होगा, एयूजी, ये तो फिक्स है। ये होगा क्या, स्टार्ट कोडॉन, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। एंड जो उसका एंड होगा उस पर क्या होता है, यूएए, या फिर हो सकता है यूएजी, या हो सकता है यूजी। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो कोडॉन है वो प्रेजेंट होता है, जो कि ये बताता है कि काम को यहाँ पे एंड करना है। अब इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो है आपको कई सारे जो कोडॉन है वो मिलते हैं। कई सारे कोडॉन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है एमआरएनए का। जो स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड होता है, न तो ये किसी प्रोटीन के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, न ही इसमें कुछ फोल्डिंग होती है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। 5 प्राइम पे क्या मिलेगा आपको, स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन, यहाँ पे फिक्स है। फर्स्ट कोडॉन क्या होगा, एयूजी। 3 प्राइम एंड पे ये भी फिक्स है कि इन तीनों में से कोई कोडॉन मिलेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉप कोडॉन। यूएए हो सकता है, यूएजी, या फिर यूजीए। ये तीनों जो कोडॉन है ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ये एक तरह से सिग्नल है कि भाई काम को यहाँ पे एंड करना है। एंड यहाँ पे भी बीच में कई सारे जो कोडॉन है, मतलब हजारों न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हो सकते हैं। कई सारे जो कोडॉन है वो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब हंड्रेड्स के नंबर, मतलब कई सारे नंबर हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो कोडॉन है वो हो सकता है कि 500 हो, 600 हो, 700 हो। तो अलग अलग जो नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, जो एक्चुअल में एमआरएनए होता है इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए एंड एक होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। जो एमआरएनए है इसके भी एक्चुअल में टाइप होते हैं। एमआरएनए के भी टाइप होते हैं। एक तो होता है मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, दूसरा होता है क्या, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, दूसरा होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, ये आपको टर्म मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए एंड पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। देखिए सिंपल सी बात है, जो एमआरएनए है, अगर मान लीजिए एमआरएनए का जो फॉर्मेशन है, जो सिंथेसिस है, वो होता है सिंगल सिस्टोन से। सिस्टोन या जीन एक ही चीज है। जो जीन है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोन बोलते हैं। तो अगर जो एमआरएनए है वो सिंगल सिस्टोन या सिंगल जीन से फॉर्म होता है तो क्या बोलेंगे उसको हम, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। एमआरएनए इज synthesized from mRNA is synthesized from single gene या सिस्टोन। सिंगल जीन या सिस्टोन से अगर बने तो क्या बोलेंगे उसको हम, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। लेकिन अगर जो एमआरएनए है वो बनता है कई सारे जीन से, इफ एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड, इफ एमआरएनए इज synthesized, if mRNA is synthesized from many genes या सिस्टोन, तो क्या बोल देंगे उसको हम, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। भाई सिंपल सी बात है, अगर जो एमआरएनए है वो केवल सिंगल जीन या सिंगल सिस्टोन से बनता है तो मोनोसिस्टोनिक। अगर जो एमआरएनए का फॉर्मेशन है वो किससे होता है, कई सारे जो जीन है, कई सारे जीन से एक साथ एक एमआरएनए बन रहा है। कई सारे जीन से एक अगर एमआरएनए बने या कई सारे जो सिस्टोन है उससे एक एमआरएनए बने तो क्या बोलेंगे इसको हम, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। मोनोसिस्टोनिक जो है ये तो मिलता है किस में, यूकैरियोट्स में।
एंड जो पॉलीसिस्टोनिक है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में। जो मोनोसिस्टोनिक है वो कहाँ मिलता है, यूकैरियोट्स के अंदर, एंड जो पॉलीसिस्टोनिक है वो मिलता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में जो डिफरेंस है ये हमें किन में मिलता है। होता है क्या कि जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट है इनके अंदर जो जीन का अरेंजमेंट है ये काफ़ी डिफरेंट है। उसकी वजह से जो यूकैरियोट है उसके अंदर तो मिलते हैं हमें कैसे, मेनली मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, एंड जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर क्या मिलते हैं हमें, मेनली पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम यहाँ पे तो लिख लेते हैं मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, एंड यहाँ हम लिख लेते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए एंड पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। जो मोनोसिस्टोनिक है ये तो कहाँ मिलता है, ये मिलता है यूकैरियोट्स के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, एंड जो पॉलीसिस्टोनिक है कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये मिलता है प्रोकैरियोट्स में। तो डिफरेंस क्या आता है, जो यूकैरियोट है, जैसे हम अपनी बात करें, हम लोग के अंदर क्या होता है, जो जीन होते हैं, जब हम डिस्कस किया था अभी कि जो जीन होते हैं हमारे अंदर लगातार नहीं होते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो डीएनए है वो होता है लीनियर होता है, काफ़ी बड़ा डीएनए होता है, एंड जो जीन है वो लगातार नहीं होते हैं। मतलब होता है क्या है कि जो डीएनए है, जैसे मान लीजिए उसमें जीन प्रेजेंट है, अब उसके बाद में क्या होगा, एक गैप होगा, उसके बाद में होगा फिर दूसरा जीन, फिर गैप होगा, फिर क्या होगा, तीसरा जीन होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जीन है वो स्कैटर्ड मैनर में मिलते हैं, मतलब जो जीन है वो लगातार नहीं होते हैं। इसका वजह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ये हम सेगमेंट बना रहे हैं डीएनए का, ये मान लेते हैं डीएनए का सेगमेंट है। अब इसमें यहां से लेकर यहां तक ये तो कोई जीन है, इसको आप बोल सकते हो क्या, ये कोई जीन है या फिर ये सिस्टोन है। इसको आप जीन बोल सकते हो या इसी को आप क्या बोल सकते हो, सिस्टोन। उसके बाद में गैप आ गया, एंड फिर से जो जीन है वो यहां मिल रहा है, ये तो ये दूसरा जीन है, जीन या फिर सिस्टोन। लेकिन ये जो बीच में डीएनए वाला पार्ट है, मतलब डीएनए जो है ये एक्चुअली ये डीएनए तो है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स तो यहाँ पे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कोई जो जीन है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन वाला पार्ट नहीं है, ये जीन नहीं है, डीएनए है बट ये जीन नहीं है। ये एक तरह का बीच में क्या है, गैप आ गया। तो हम लोग के अंदर क्या होता है ना, यूकैरियोट्स उसमें क्या होता है, जो जीन है, जैसे एक जीन मिलेगा, फिर एक गैप होगा, फिर दूसरा जीन होगा, फिर गैप होगा, फिर तीसरा जीन होगा, एंड जो गैप है ये तो खैर हमने फिर भी कम बनाया, गैप एक्चुअली ज़्यादा बड़ा होता है। तो जीन वाला पार्ट तो बहुत कम होता है, एंड जो गैप है ये बहुत ज़्यादा होता है। आगे हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ये बताया गया कि भाई हमारा जो पूरा जीनोम है उसमें जो लेस देन 2% जो हमारा जीनोम है, लेस देन 2% जीनोम इट कोड्स फॉर प्रोटीन। मतलब जो जीन वाला पार्ट है, एक्चुअल में जो जीन वाला पार्ट है वो केवल लेस देन 2% है। इसका मतलब ये कि जो 98% से ज़्यादा जो हमारा डीएनए है वो उसके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो इस तरह के जो नॉन कोडिंग रीजन है इनसे बना हुआ है। तो हमारा जो डीएनए उसमें होता है एक्चुअल में, जैसे एक जीन होगा, अब उसके बाद में एक लंबा गैप होगा, फिर दूसरा जीन, फिर लंबा गैप, फिर तीसरा जीन, इस तरह से होता है। गैप का मतलब ये कि डीएनए तो है लेकिन वो जीन नहीं है, उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए होता क्या यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ ये और कि भाई जीन एंड सिस्टोन, वैसे जीन एंड सिस्टोन एक ही चीज़ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस जरूर होता है। हुआ क्या कि जो जीन है, अब जीन की जो डेफिनेशन है ये काफ़ी वास्ट हो चुकी है। पहले तो ये बोला गया कि भाई जीन हम किसको बोलेंगे कि सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि क्या बनाएगा, आरएनए, उससे क्या बनेगा, प्रोटीन, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ये एक डेफिनेशन थी। उसके बाद में फिर ऐड कर दिया गया
कि भाई कुछ जो जीन है, यानी कि कुछ डीएनए का पार्ट ऐसा भी होता है जिससे कि आरएनए तो बनता है लेकिन प्रोटीन नहीं बनता है, उसको हमने क्या बोल दिया, जीन। एंड कुछ जीन तो ऐसे भी होते हैं जो कि न तो आरएनए बनाएंगे न ही प्रोटीन बनाएंगे, तभी उनको हम क्या बोलेंगे, जीन। जैसे कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे, जो रेगुलेशन आता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है, मतलब कुछ जीन एक्चुअल में ऐसे होते हैं जो कि इवन आरएनए भी नहीं बनाएंगे, न तो वो आरएनए बनाएंगे न वो प्रोटीन बनाएंगे, तब भी उनको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे जो जीन है उनके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो जीन की जो डेफिनेशन है ये काफ़ी वास्ट हो चुकी है, मतलब कई सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आप ये बोल सकते हो मतलब कि हम ये कैसे पता करें कि ये वो वाला जीन है जो कि आरएनए बनाएगा एंड प्रोटीन भी बनाएगा। तो ऐसा जीन जो कि आरएनए बनाता है एंड प्रोटीन भी बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोन बोलते हैं। इसको सिंपल सा ये है, जो भी सिस्टोन है, हर एक सिस्टोन क्या है, जीन है। क्योंकि हमने जो सिस्टोन है, ये सिस्टोन हमने उसी जीन को बोला है जो कि आरएनए भी बनाएगा एंड प्रोटीन भी बनाएगा। तो हर एक सिस्टोन तो जीन है, लेकिन जो हर एक जीन है वो सिस्टोन नहीं है। जैसे आगे हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम देखेंगे इसमें क्या बोलते हैं, ई कोलाई के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेक ऑपरॉन के बारे में। तो लेक ऑपरॉन के अंदर एक जीन होता है, ऑपरेटर जीन। जो ऑपरेटर जीन होता है वो कुछ नहीं बनाता, ऑपरेटर उसको क्या बोल रहे हैं हम, ऑपरेटर जीन। बट एक्चुअल में न तो वो आरएनए बनाता है न वो प्रोटीन बनाता है, लेकिन उस जीन का काम होता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करना, मतलब जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करना। लेकिन वो बनाता कुछ नहीं है, ना तो आरएनए बनेगा ना प्रोटीन बनेगा, तभी क्या बोल रहे हैं, उसको हम जीन बोल रहे हैं। जो सिस्टोन है, सिस्टोन हम ऐसे जीन को बोलेंगे जो कि क्या बनाएगा, आरएनए एंड प्रोटीन। तो ध्यान रखना है, हर एक सिस्टोन जीन है लेकिन हर एक जीन सिस्टोन नहीं होता है। जब सिस्टोन बोल दिया तो मतलब फिक्स है कि उससे क्या बनेगा, आरएनए तो बनेगा। तो जीन है सिस्टम। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जो हमारे जीन है काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लीजिए जब आरएनए बनेगा, जब एमआरएनए बनेगा तो इससे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये जीन है, इससे बनेगा एमआरएनए। या इससे बनेगा। जब भी हम लोगों के अंदर आरएनए बनता है, मतलब जो यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोट्स के अंदर जब एमआरएनए बनता है वो तो वो सिंगल सिस्टोन या सिंगल जीन से बनता है। सिंगल सिस्टोन या सिंगल जीन से ही एमआरएनए बनता है। अब देखिए डिफरेंस किस में आता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है, खैर ये होता है सर्कुलर, लेकिन समझने के लिए आप इसको ऐसे हम बना सकते हैं। वो तो खैर आपको याद रखना है, होता एक्चुअल में सर्कुलर है, लेकिन इसको बस समझने के लिए देखिए होता क्या है, प्रोकैरियोट के अंदर जो जीन होते हैं ये एक्चुअल में लाइन से अरेंज होते हैं, मतलब इनमें एक्चुअल में गैप नहीं होता। तो देखिए जैसे ये जीन है, जीन या सिस्टोन, जीन या सिस्टोन, मतलब जो जीन है उसको हम सिस्टोन बोलेंगे कब, जब अगर मान लीजिए उस जीन से आरएनए बने एंड प्रोटीन भी बने तो उसको हम बोल देंगे सिस्टोन, अदरवाइज उसको हम सिस्टोन नहीं बोलेंगे। तो ज़्यादातर जीन तो वही होते हैं जो कि आरएनए बनाते हैं एंड प्रोटीन भी बनाते हैं। ये कंडीशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो प्रोकैरियोट्स उसमें क्या होता है, इस तरह से गैप नहीं मिलता है। तो गैप नहीं, अब इसकी वजह से होता क्या है, मान लीजिए जो प्रोकैरियोट है उसको रिक्वायरमेंट है किसी एंजाइम की, एंड वो जो एंजाइम है वो बनता है 3 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन से। कितनी चेन से, 3 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन। अब उनमें से जो एक चेन है उसका जीन तो ये है, जो दूसरी टाइप की पॉलीपेप्टाइड है उसका जीन ये है, जो तीसरी टाइप की पॉलीपेप्टाइड है उसका जीन ये है। तो अब वो जो तीनों टाइप की जो पॉलीपेप्टाइड मिल जाएंगी तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा, उसका वो एंजाइम बन जाएगा। भाई सिंपल सी बात, कई सारे प्रोटीन होते हैं, कई सारे प्रोटीन, कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि ज़्यादातर के एक्चुअल में ज़्यादातर जो भी प्रोटीन या एंजाइम है वो बने होते हैं एक से ज़्यादा टाइप की पॉलीपेप्टाइड से। एग्जाम्पल के लिए जैसे हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो बना होता है 2 अल्फा चेन से 2 बीटा चेन से। तो अल्फा चेन का जीन अलग होता है, बीटा चेन का जीन अलग होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं खैर यूकेरियोट्स के बारे में। लेकिन जो प्रोकैरियोट है उनके अंदर क्या होता है, भाई एक जीन ये है, ये दूसरा जीन है, ये थर्ड जीन है, इससे बनेगी कोई पॉलीपेप्टाइड, इससे बनेगी कोई दूसरी पॉलीपेप्टाइड, और इससे बनेगी कोई तीसरी पॉलीपेप्टाइड। अब मान लीजिए जो बैक्टीरिया है उसके अंदर किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, और वो जो एंजाइम है वो बनता है 3 टाइप की पॉलीपेप्टाइड से।
इससे जो बनेगी एंड इससे जो बनेगी एंड इससे जो बनेगी, वो जो पॉलीपेप्टाइड है तीनों कंबाइन होके उस एंजाइम को फॉर्म करती है। अब देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है कि इसके अंदर वो जो जीन है जो कि उन पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करेंगे वो लाइन से अरेंज होते हैं। तो जब प्रोकैरियोट को रिक्वायरमेंट है इन तीनों जीन की पॉलीपेप्टाइड की, तो यहाँ पे अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, सिंगल एमआरएनए बनेगा। ये जो एमआरएनए बना है, एक सिंगल एमआरएनए बनता है जिसमें क्या होता है, तीनों जो जीन है इनका होता है एक साथ ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर जो एमआरएनए है वो एक से ज़्यादा जीन थे, एक से ज़्यादा सिस्टोन से बने, तो क्या बोलेंगे इसको हम, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो प्रोकैरियोट के अंदर पहली बात तो ये कि जो सिस्टोन या जो जीन होते हैं वो लाइन से अरेंज होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। अच्छा, बीच में गैप भी नहीं है एंड तीनों की मान लीजिए यहाँ पर तीन, या तो हमने एग्जाम्पल के लिया दो हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उन जीन के प्रोडक्ट की एक साथ रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन ना करके एक साथ उनका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड उससे सिंगल जो एमआरएनए बनता है। तो अगर कोई भी एमआरएनए एक से ज़्यादा सिस्टोन से बने तो क्या बोल देंगे उसको हम, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, जो कि कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन हम लोग के अंदर क्या मिलता है, मोनोसिस्टोनिक आरएनए, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, क्योंकि हमारे अंदर जो जीन है वो लगातार नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा एमआरएनए के बारे में।